हेलो एवरीवन। चलिए अभी उस टाइम जो भी हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर से रिगार्डिंग मैं छोटे मोटे वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना। एक आध दो क्वेश्चन ऑफ हम देखते हैं जो हमारे पास कैसे हो, नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट में हो, है ना। तो उस वाले फॉर्मेट की हम बात करते हैं, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन समझ लेता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि हमारे पास क्या हो, मैं एक क्वेश्चन कहता हूँ कि एक 5 ऑफ न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है जो किसकी डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स ऑफ एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ऐसे ऑफ डायरेक्शन पे है, तो उस वाली केसेस में क्वेश्चन ये है कि मेरे पास देन फाइंड फोर्स वेक्टर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू ऑफ फोर्स की फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन पे ये बोला कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है जो टूवर्ड्स ऑफ किसके डायरेक्शन पे है, 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप की डायरेक्शन में, देन फाइंड द फोर्स वेक्टर वैल्यू। यहाँ जो फोर्स गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैसा है, मैग्नीट्यूड है। और क्वेश्चन में ये बोला ये किसकी डायरेक्शन में, 3i कैप प्लस 4j कैप की डायरेक्शन पे। तो मुझे इसकी कौन सी वैल्यू बतानी है, वेक्टर वाली वैल्यू बतानी है। एक जस्ट ऑफ नॉर्मल से क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पर्टिकुलर ऑफ एक की मैग्नीट्यूड गिवन होगी और उसे वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो मुझे ये बोला गया कि 5 न्यूटन का फोर्स है जो किसकी डायरेक्शन में, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो हम डायरेक्टली 5 को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अगर 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 का जो मेरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मुझे मतलब ये बोला है कि 5 न्यूटन ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं चेंजेस होना चाहिए, डायरेक्शन अदरवाइज ऑफ मेरे पास सिर्फ उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक। तो मुझे जिसकी डायरेक्शंस पे है, ए वेक्टर की डायरेक्शंस पे, तो हम उसका कौन सा वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शंस होती है। तो मैं सॉल्यूशन के साथ अगर स्टार्ट करूं कि मुझे जब इसका यूनिट वेक्टर ऑफ फाइंड करना है, तो ए का वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कर लेते हैं। जहां पे ए का वेक्टर कौन सा हुआ, 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, और मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 9 प्लस ऑफ 16 कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 से बाहर आएगा तो 5। तो ए मेरे पास कैसा हो गया, यूनिट वेक्टर। मतलब मुझे ये मिल गया कि 5 न्यूटन का फोर्स जिस डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है सिर्फ उसकी यूनिट वैल्यू, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे कैसा है, ए का डायरेक्शन है, ए वेक्टर की कौन सी मुझे डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मुझे एफ वेक्टर चाहिए, तो मुझे एफ के मेरे पास मैग्नीट्यूड को मैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप और डिवाइडेड बाय ऑफ 5, इससे मल्टीप्लाई किया, 5 और 5 कैंसिल। तो जो आपके पास फोर्स की वेक्टर ऑफ क्वांटिटी आई है वो आई है 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, ठीक। ये आपके पास फोर्स की कौन सी क्वांटिटी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करोगे तो वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करते तो 5 न्यूटन की कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ये बात करूं, अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े बहुत एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और ज्यादा, ठीक। अगर नेक्स्ट ऑफ न्यूमेरिकल की बात करूं यूनिट वेक्टर के बाद अगले ऑफ फॉर्मेट में क्या बोला है, रिसॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन टू डायरेक्शन which are parallel and perpendicular to slope। मेरे पास बोल रहा है कि क्या है, एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि मेरे पास कैसा है, टू डायरेक्शंस पे अप्लाई हो रहा है, which are parallel and perpendicular to slope inclined at 30 डिग्री टू द horizontal। एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में प्रेजेंट है और उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट बताने हैं।
मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स इस इंक्लाइंड ऑफ प्लेन पे अप्लाई हो रहा है और मुझे ये बोला है इसके दो कंपोनेंट बताने, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाए और एक कैसा प्लेन की डायरेक्शंस पे हो जाए। इस तरह से दो ऑफ फॉर्मेट में बताया है। ये इंक्लाइंड ऑफ प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, इंक्लाइंड ऑफ प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं इस वाले फॉर्मेट से, तो मुझे ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ये मैं इस डायग्राम को थोड़ा और बड़े में बनाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर ऑफ वे में दिखेगा, ठीक। ये अगर मैं कहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में बोला ये 30 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट है इंक्लाइंड ऑफ प्लेन और ये 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इन टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप बोला है, मतलब इसके पैरेलल इसको मुझे 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट चाहिए, जो एक इसके परपेंडिकुलर हो स्लोप के और एक कैसा हो इसके साथ इंक्लाइंड के डायरेक्शंस पे हो। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स आएगा ये कौन सा कंपोनेंट होगा, उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा और ये जो होगा वो 10 न्यूटन के पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये मुझे 30 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर है। 30 प्लस ऑफ 90 आपके पास हो गया 120 और रिमेनिंग ऑफ एंगल जो बचा वो मुझे कितना हुआ 60 डिग्री। क्योंकि एक क्लोज ऑफ एंगल की बात की जाए तो हमारे पास कितना होता है, एक क्लोज ऑफ ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल की बात की जाए तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 है 90 है तो ये रिमेनिंग ऑफ 60 डिग्री होगा। अब मुझे ये अगर ये बोला जाए ये पैरेलल और वर्टिकल ऑफ जो लाइन होती है एक दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होती है 90 डिग्री, 60 डिग्री ये हो गया तो रिमेनिंग ऑफ जो एंगल होगा वो कौन सा डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। कौन सा डिग्री होगा 30 डिग्री। तो 10 के दो कंपोनेंट ऑफ निकल के आएंगे यहाँ से आपके पास, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर यहाँ से आप देखिए कुछ इस तरह से ये 10 न्यूटन हुआ, एक फोर्स ऑफ इधर हुआ, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो अब आप डिसाइड कैसे करोगे किसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी। ये एंगल आपके पास कितना हुआ 30 डिग्री। तो अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाइए तो एक राइट एंगल बनेगा। आपको ये दिखेगा कि ये मेरे पास एक बेस लाइन है और ये कौन सी लाइन है हाइपोटेनस है। तो मुझे बेस के साथ रिलेशन और हाइपोटेनस के साथ जो रिलेशन आता है वो कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से जो बेस की वैल्यू आएगी वो मुझे हाइपोटेनस इंटू कितना होगा कॉस थीटा। हाइपोटेनस की वैल्यू 10 इंटू कॉस थीटा। तो आपको ये समझने की जरूरत है जो भी ये थीटा है वो आपको हमेशा किसके साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ लेके जाना है और मेरे पास ये किसका वर्टिकल होता है। लेकिन ये सरफेस की ये कैसा, ये जो मेरे पास लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल है और ये कैसा सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन हो गई 10 cos 30 डिग्री की और ये हो गई ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल में, इसके जस्ट ऑफ पैरेलल ये है, ये हो गया 10 sin 30 डिग्री। 10 cos 30 की वैल्यू मतलब 10 cos 30 की वैल्यू होती है मेरे पास स्क्वायर रूट 3/2। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया 5, तो मतलब 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये मेरे पास कितना हो गया 10 sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 हो गया। तो मतलब जो मेरे पास प्लेन के पैरेलल ये 10 न्यूटन ऑफ फोर्सेस के दो कंपोनेंट, जो प्लेन के पैरेलल है वो कितने न्यूटन का है 5 न्यूटन का और ये जो है मेरे पास वो कौन सा है 5 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन का, ठीक है। तो दो तरह से आपके पास आए, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो 5 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन और जो प्लेन के पैरेलल है वो आपके पास आ गया 5 न्यूटन। आपको ये समझना है जब भी ऑफ थीटा आप जिसको ले रहे हैं उसी के साथ आपको कॉस थीटा को लगा देना, कंफर्म है। और कैसे होता है ये तो आपको पता ही चल गया है ना, ठीक। उसके नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट की बात है, इसके थोड़ा और आगे हम लोग मूव करते हैं। अब इस चीज को और थोड़ा डेप्थ में देखते हैं, एक आध और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो और न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें समझ में आना स्टार्ट होगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोला, रिसॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ए फोर्स 8 न्यूटन
ठीक, नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रिसॉल्व करना है किसे, एक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑफ फोर्स, रिसॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ए फोर्स 8 न्यूटन व्हिच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब मुझे क्या करना है, एक 8 न्यूटन का फोर्स है, इसको दो ऑफ वाले फॉर्मेट में डिवाइड करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। फोर्स ऑफ कितने न्यूटन का है हमारे पास, 8 न्यूटन का है। कौन से न्यूटन का है, 8 न्यूटन का है, जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। तो जो अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो इसमें से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे 8 न्यूटन का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन एक्स एक्सिस के और मेरे पास एक लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये मुझे हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट को देगी और जो ये वैल्यू आएगी ये मुझे वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट को देगी। अगर ये 45 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री में होगी। ये मेरे पास इसकी वैल्यू ऑफ कितनी है आपके पास, ये वाली वैल्यू 8 न्यूटन की लाइन है। ठीक, तो एक बार आपको ये वाली लाइन फाइंड करनी है, कौन सी, इन ब्लू वाली, ये वाली एक बार और एक बार ये वाली लाइन। अगर आप इसे 45 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये कौन सा हो गया, बेस हो गया, और ये कौन सा हो गया, हाइपोटेनस। तो आपको अगर बेस की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, बेस की वैल्यू चाहिए, जो कि आपको कौन सा कंपोनेंट देगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा, और ये कौन सा देगा फोर्स, आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट देगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन फोर्स, ये टोटल ऑफ मैं इसे फोर्स ही कर देता हूं। ठीक, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस दिखाता है तो कॉस होता है, कॉस 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू यहां से आ गई f इंटू कॉस 45, और आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, 8 है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये 8/√2 आ गया, कंफर्म है। और दूसरे वाली केसेस में जो वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट है, उसे वाले केसेस में अगर फाइंड करना है वर्टिकल के लिए, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन दिखाता है उसे आप साइन थीटा कहते हो। ये साइन थीटा, तो यहाँ से आपके पास जो वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट आया है वो कितना हुआ आपके पास, फोर्स इंटू थीटा की जगह पे आपके पास एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू 8 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक, तो आपके पास जो टोटल ऑफ 8 न्यूटन का फोर्स है वो कितना है आपके पास, हॉरिजॉन्टल ऑफ वेक्टर की वैल्यू की बात की जाए, आई कैप, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं, जिसे कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट है उसे मैं जे एक्सिस कंसीडर कर लूं, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू है 8/√2 आई कैप, और वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू सेम टू सेम है 8/√2 जे कैप। और अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं इसे कितना लिख सकता हूं, 4 इंटू 2/√2 आई कैप प्लस ओ 4 इंटू 2/√2 जे कैप। तो यहां से एक कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा, ये स्क्वायर रूट 2 हुआ, और एक कैंसिल करके स्क्वायर रूट 2 बचा, ये हो गया आपके पास 4√2 आई कैप प्लस 4√2 जे कैप। ये आपके पास आया, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 8 ही मिलना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। चलो इसके नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या बोला है नेक्स्ट ऑफ पॉइंट में, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट if it undergoes two successive displacement by s1 is equal to 20 meter और 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और S2 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट की डायरेक्शन पे। ठीक है, ऐसे आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, और यहाँ पर से आपको ये पूछा है कि उसका नेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक,
तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ इस 53 डिग्री से और 37 डिग्री से आता है। जो न्यू ऑफ स्टूडेंट होते हैं, जैसे अगर बात की जाए कि जो पहली बार जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज बताते हुए चलता हूँ। आप इसको कॉपी के सबसे एकदम स्टार्टिंग पेज में, जहाँ पे आपका नाम होता है, इंडेक्स पेज जिसको बोलते हैं आप, वहां पर आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर कोई एंगल ये 53 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रेंगल है, कौन सा है? राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर ये 53 डिग्री है तो ये मेरे पास 5 को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको? 3 को। सबसे हैवी ऑफ लेंथ जो भी होगी वो मुझे हमेशा हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगी। तो बड़ी वाली लेंथ 5 और छोटी वाली ऑफ 3, और बची वाली को कौन सा रिप्रेजेंट कर देना है? 4 से रिप्रेजेंट कर देना। 53 के जस्ट सामने वाले एंगल को 4 और उसके साइड वाले एंगल्स को, जो लंबी होगी उसे 5 और जो छोटी होगी उसे 3 आपको रिप्रेजेंट कर देना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। इसे आप कॉपी में कहीं फ्रंट ऑफ में लिख लीजिए और ये एंगल आपके पास कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आप टोटल सम करके देख लीजिए, ये 180 डिग्री होगा। कंफर्म? इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, चाहे जो भी हो, फ्रंट ऑफ पेज पे। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में आना स्टार्ट हुई कि हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक पहले आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर ये डायरेक्शन अपवर्ड है जिसे हम नॉर्थ कहेंगे, इसके जस्ट नीचे साइड को साउथ, अपने राइट हैंड की डायरेक्शन को ईस्ट, और उसके अपोजिट साइड को आप हमेशा वेस्ट कहेंगे। इसके मिड ऑफ सेक्शन में मेरे पास कौन सा आएगा? नॉर्थ ईस्ट, और इधर मेरे पास कौन सा आएगा? नॉर्थ वेस्ट। चलिए, तो पहले वाले केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट चला 20 मीटर, वो भी किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट में। कौन सी? नॉर्थ वेस्ट, और वो भी कैसा? 37 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए। कितने डिग्री का? 37 डिग्री का, नॉर्थ वेस्ट से। तो हमारे पास ये चला, और ये कितना? 37 डिग्री ट्रेवल किया, और किस डायरेक्शन में? ये S1 है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पे। इधर कौन सा है हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट है। तो क्वेश्चन में ये बोला है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में S2 कितना ट्रेवल किया? 50, और कितने के एंगल पे? 53 के एंगल पे। चलिए भाई साहब, इसको पहुंचा देते हैं। ये S2 हुआ। ठीक, तो मतलब ये मुझे दो ही ऑफ एक्सिस में कवर हो गया। तो हम इसे कितना कंसीडर कर सकते हैं? हम इसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, और इस ऊपर वाले को कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक कंसीडर करने के बाद अब हम इसके बीच वाले फॉर्मेट्स में चलते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला टोटल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन लॉ से आप देख सकते हो कि हमें एक एंड से दूसरे एंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना, और ये इस तरह से कहीं पर ज्वाइन हो रहा होगा। तो ये मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्वेश्चन इस चीज की है ही नहीं, क्वेश्चन जस्ट इसके बाद वाली बात की रहेगी कि मुझे ये कितने एंगल पे इससे प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरा, इसका रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं S1 क्या, जो मेरे पास दो ऑफ एंगल आएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा और क्लियर ऑफ वे से ड्रॉ करते चलता हूं, तो आपको चीजें इजीली ऑफ समझ में आएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन में जो बोला है वो चीज को मैं दिखा रहा हूँ। आप पहले इसे देख के समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब आगे में स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये मेरे पास इस तरह से हुआ, एक ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ऊपर साइड हुआ अपने पास नॉर्थ, नीचे साइड अपने पास साउथ। हालांकि इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है, इसे ही हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसे हम क्या कह देते हैं? वाई एक्सिस। क्वेश्चन बोला S1 मतलब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कितने में? 37 डिग्री की डायरेक्शन में। ठीक है, 37 डिग्री की डायरेक्शन में S1 20 मीटर चला है। उसी तरह से जो S2 है
वो कितना है मेरे पास 53 डिग्री है। कितना डिग्री है 53 डिग्री। और S2 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 50 मीटर। ठीक है, इस चीजों पे अपन चलेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे S2 का भी एक कंपोनेंट ऑफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं S2 के दो कंपोनेंट ड्रॉ किया। एक मेरे पास हुआ S2 cos 53, जिधर थीटा होगा उस साइड वाली लाइन में हम लोग कितना कर सकते हैं मेरे पास cos लेना, और उसके जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर में हमें क्या लेना है साइन लेना है। तो ये क्या आंसर हो गया S2 sin 53 डिग्री हो गया। उसी तरह से इस डायरेक्शन में अपने पास आ गया S1, डायरेक्शन इधर जा रहा है ना, क्वेश्चन मेंशन है S1 cos 37 डिग्री, और इसके जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर में S1 कौन सा sin 37 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज में कहूं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अभी आप वो वेक्टर ऑफ ट्रायंगल कंपोनेंट के वेक्टर ऑफ लॉ देखे थे ना, कंपोनेंट्स वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में। ठीक है, Sx की जो वैल्यू होगी वो S1 के x कोऑर्डिनेट के समेशन प्लस ऑफ S2 के x ऑफ कोऑर्डिनेट के समेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस में मुझे कौन कौन सा मिला है आप देखिए। x एक्सिस की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस में मेरे पास कौन सा है S2 cos 53 डिग्री, ये प्लस है। ठीक, दूसरा मेरे पास कौन सा है ये है, लेकिन S2 की डायरेक्शन और S1 की डायरेक्शन अपोजिट है। S2 प्लस ऑफ x एक्सिस की डायरेक्शन में है और S1 माइनस की डायरेक्शन में। ये हो गया S1 cos 37 डिग्री कंफर्म। अब प्रॉब्लम एंगल पे, ये देखिए आप ये और ये आपको जो बोला गया था बस आप वही करो, बस डायरेक्टली 53 लिखो। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, उसके फ्रंट वाला 4, और ये आ गया आपके पास 37 डिग्री। चलो स्टार्ट कर लो, आपको क्या क्या चीज बोला। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो cos 53, cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 5, S2 की वैल्यू कितना गिवन है 50, बस वैल्यू पुट करो। 53 की वैल्यू कितना 3/5 माइनस हो S1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 20, cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास देखिए। अब ये 37 मतलब ये थीटा हो गया या नहीं हो गया, तो अब मेरे पास ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये हो गया 4/5। ये कैंसिल करिए, 5 4 जा और 5 10 जा, ये कितना हो गया 10 माइनस ऑफ 3 30 और 4 4 जा 16। ये मेरे पास हुआ 4 और 2 मीन्स 1 14 आया। मतलब मेरे पास एस एक्स वेक्टर की जो वैल्यू है वो 14 आई कैप हुआ। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना, अगर माइनस ऑफ की डायरेक्शन में होता तो माइनस ऑफ आता। उसी तरह से अगर मैं एस वाई ऑफ वेक्टर की बात करूं तो वो मुझे कितना होगा, पहले के वाई ऑफ एक्सिस का समेशन और दूसरे के वाई ऑफ एक्सिस के समेशन के इक्वल। तो पहले का समेशन आपके पास कितना है S1 sin 37 डिग्री प्लस ऑफ S2 sin 53 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, प्लस ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो प्लस होगा। चल साइन 37 की वैल्यू बताओ। ये 37 है मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना हो गया S1 की वैल्यू 23 ऑफ कितना हो गया 5 प्लस हो S2 मतलब मेरे पास कौन सा हो गया 53 के लिए बोला है। किसके लिए बोला है 53 के लिए। 53 ये एंगल लेना है, और साइन की बात किया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये मेरे पास कितना हो गया S2 की वैल्यू 50 इंटू 4/5। ये मुझे ये कैंसिल आउट हुआ है, ये 10 और ये इससे कैंसिल आउट हुआ 4, 4 3 जा 12 प्लस 10 इंटू 4 14। ये अपने पास कितना हुआ 2 और 4 और 1 5 52 हुआ। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट y ऑफ एक्सिस में जो आया वो कितना हो गया 52 हो गया। कितना हो गया 52।
टू हो गया। तो अगर अब आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, एस वेक्टर इज इक्वल टू एस एक्स वेक्टर प्लस ऑफ एस वाई वेक्टर। तो आपके पास एस एक्स वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आई थी, 14 आई कैप, और एस वाई ऑफ वेक्टर की आपके पास वैल्यू कितनी आई थी, जस्ट हम देख लेते हैं पीछे स्लाइड करके, 52 आई थी। कितनी आई थी, 52। कितनी आई थी, 52। तो 52 वाई, सॉरी, ये मेरे पास कितना हो गया, 52 जे कैप, कौन सा कैप, जे कैप, ठीक। ये मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन चाहिए इक्विलेट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कैसा, y अपॉन x कर दीजिए, सिंपल सा, 52 अपॉन कितना, 14, कंफर्म है। तो ये आपके पास कितना, 26 टू जा और ये 7 हो गया। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 10 इनवर्स 26 बाई ऑफ 7 हो जाएगा। अब ये पूछा कितना टोटल ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पूछा है, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आपके पास आ जाएगा 14 स्क्वायर एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा, वाई एक्सिस का स्क्वायर, ठीक। आप इसे घर में जाके सॉल्व करिएगा, कितना ऑफ आंसर आएगा कैलकुलेशंस करके। मुझे जहां तक मालूम है इसका लगभग लगभग 53.85 के आसपास इसका डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, कंफर्म। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस काफी ठीक ठाक क्वेश्चंस की लिस्ट में आता है ना। ऐसा एक मतलब वेक्टर में बहुत ज्यादा देखिए साफ साफ बताया जाए कि हाई फाई जैसा कुछ नहीं, बेसिक है, बेसिक की ही तरह रखे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और अगर अति हो जाएगी तो फिर बताइएगा, तो उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। किसका वेक्टर का मेरे पास वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। किसका वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ किसकी चाहिए मुझे, ए वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, और किसकी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, बी वेक्टर का। बी मेक एंगल ऑफ 37 डिग्री एंड सी मेक ऑफ एंगल 53 डिग्री with x axis and a has a magnitude equal to 10 and c of magnitude 5। मतलब देखिए मुझे b का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, एंगल गिवन है, और a का मैग्नीट्यूड गिवन है, एंगल नहीं गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में मुझे ये समेशन दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू मुझे किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये चीज है तो सबसे फर्स्ट ऑफ मैं इसमें क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ, एक वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। ये मुझे वाई एक्सिस हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मुझे क्या बोला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इफ बी मेक ऑफ एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो जो बी है, ओ सॉरी उल्टा हो गया क्या एक्सिस, ये और ये, है ना। तो ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मुझे जो बी वेक्टर है वो मेक कितना एंगल कर रहा है, 37 डिग्री। बी कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, 37 डिग्री, एंड सी मेक ऑफ एंगल 53 डिग्री। बी है मेरे पास 37 का, और सी है मेरे पास 53 डिग्री का, और वो भी किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है।
ए है जब मैग्नीट्यूड, मुझे ए का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं। तो मैं इस वाली कंडीशंस में किसी भी तरह से अगर जिसका ऑफ मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और बाकी दो क्वांटिटीज का आपको डायरेक्शन गिवन है और मैग्नीट्यूड ना भी गिवन हो, तब भी वाली केसेस में आप ये करोगे कि ए वेक्टर को दूसरे डायरेक्शन पे लेके जाओ, तो माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास कौन सा है, बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर के इक्वल है। इस तरह से फॉर्मेट में क्वेश्चंस के है। आप यहां से देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर फाइंड करना स्टार्ट किए तो आपको ये चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में मुझे ये दोनों के एक कंपोनेंट का स्क्वायर है, फिर उसके बाद प्लस ऑफ वाई ऑफ का मेरे पास इनके वाई ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर का समेशन का स्क्वायर रूट मुझे ए की वैल्यू गिवन देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपके पास गिवन है कितना है, मेरे पास 10 है, कंफर्म। अगर इस चीज को आप देखिए तो आपके पास माइनस ऑफ ए वाली कंडीशन, तो माइनस ए वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप के इक्वल होगी। अब जो ए एक्स की वैल्यू होगी, अगर मैं बात करूं ए एक्स हो एक्स कंपोनेंट में, तो वो मुझे क्या गिवन करेगा, बी का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ सी का एक्स कंपोनेंट का समेशन मुझे ए एक्स की वैल्यू गिवन करेगा। उसी तरह से ए वाई ऑफ वेक्टर की जो वैल्यू है वो ए वाई वेक्टर प्लस ओ सॉरी जो ए वाई वेक्टर है वो हमें कौन गिवन करेगा, बी का वाई वाला कंपोनेंट प्लस ओ सी का वाई वाला कंपोनेंट, कंफर्म है, ये चीज आपको गिवन करेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो ए का एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा है, आप देखिए दो ऑफ तरह से दिखेगा आपको। पहली ऑफ वैल्यू बी के लिए ये कौन सा दिखेगा, बी कॉस 37 डिग्री पहला, और उसी तरह से सी के लिए भी दिखेगा आपके पास कितना, सी के लिए आपके लिए दिखेगा सी कॉस 37 डिग्री। ये दोनों मेरे पास एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये मेरे किसकी वैल्यू है, बी एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, सी एक्स की। आप एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पुट करिए, तो एक्स की वैल्यू जो होगी एक हो गई बी कॉस 37, यहाँ पर ऑफ वाले में अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, और प्लस ऑफ मेरे पास कौन सा, सी कॉस 37 डिग्री। आपके पास एंगल वाले फॉर्मेट को याद है ना आपको, ये 53 डिग्री हुआ, ये मेरे पास 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 53 डिग्री बोला है, मतलब एक सिंपल से फॉर्मेट में आपको कैसा, ये 53 डिग्री है तो ये कौन सा हुआ, 37 डिग्री। 37 डिग्री में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। cos 37 मतलब मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो b की तो वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बट cos 37 की वैल्यू आपको हो गई 4/5। उसी तरह से c का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, c का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, c का मैग्नीट्यूड 5 और cos 37 मतलब मेरे पास कौन सा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बस ये cos 37 नहीं होगा ना, ये cos 37 नहीं होगा, सॉरी हड़बड़ी में गड़बड़ हो गई ना। c की वैल्यू ऑफ अपने पास कितनी है, सॉरी ये जो c ऑफ वेक्टर की वैल्यू है ये आपके पास कितनी है, ये c की वैल्यू, ये c तो एंगल 53 डिग्री बना रहा है ना, ये आपके पास हो गया c cos 53 डिग्री। एरर मैं बिल्कुल रिमूव नहीं करूंगा कहीं पर भी, ठीक है, ताकि आप ये समझो कि एरर किसी से भी हो सकता है। जिस वाली कंडीशंस पे एग्जाम में भी आपको इतना ही एक्यूरेट होना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम हड़बड़ी कर रहे हैं, हड़बड़ी में मैक्सिमम ऑफ चीजें गड़बड़ होने की चांसेस है। सब चीजें सही हो रही है, प्रोसीजर भी सही हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक या छोटी मोटी चीजें इधर उधर नजर में ना आना, इसलिए तो आपको मैं ये एरर के साथ ही ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चाहता तो मैं एडिटर को बोल के वो कट कर सकता हूँ, लेकिन वैसी वाली कंडीशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। cos 53 अपने पास कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये अपने पास कितना हुआ, c की वैल्यू 5 गिवन था, ये 3/5 कितना हो गया, 5 5 और 5 कैंसिल, ये हो गया
4b और प्लस ओ 4b/5 प्लस ओ कितना हो गया 3। ये ax की वैल्यू कंफर्म। उसी तरह से अगर आप ay ऑफ की वैल्यू फाइंड करिए तो ये दोनों के कौन से कंपोनेंट आने चाहिए, मेरे पास y एक्सिस मतलब की डायरेक्शन में, तो b का एंगल x एक्सिस से कितना 37, तो इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डायरेक्टली कितना आएगा b साइन 37 डिग्री, और C वाले के लिए कितना आएगा C साइन, C एंगल बना रहा है 53 डिग्री की, आराम से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास बी वाई की वैल्यू कितनी है, इसमें बस वैल्यू पुट करते जाइए, कितना हुआ b साइन 37 डिग्री प्लस हो सी वाई की वैल्यू आपके पास कितना है सी साइन 53 डिग्री। ठीक, तो ए वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है 37, मतलब मेरे पास कैसा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/5 प्लस ओ सी की वैल्यू कितनी है 5, साइन 53 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, साइन 53 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/5, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हुआ 3b/5 प्लस 4, ये आपके पास ए वाई की वैल्यू है। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू आ गई और ए वाई की वैल्यू आ गई। तो आपको क्वेश्चन में किसका मैग्नीट्यूड हो, अब देखिए माइनस ऑफ ए वेक्टर जो है आपके पास वो कितना होगा, मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, माइनस ऑफ सिंबल को कॉमन ले लेते हैं तो यही होगा, उससे उतना ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ना है। माइनस ए एक्स की वैल्यू कितना हुआ 4b/5 प्लस ऑफ 3 आई कैप, और नेक्स्ट ऑफ मेरे पास ए वाई की वैल्यू कितना हुआ 3b/5 प्लस 4 जे कैप, और ये माइनस ऑफ ए वेक्टर हुआ। तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो मैग्नीट्यूड तो गिवन है 10। ठीक, 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के उसमें 4b/5 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट ऑफ मेरे पास कौन सा है 3b/5 प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर, तो 10 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड गिवन था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट से आप सॉल्व करिए, ये आपके पास कितना हुआ 16b² प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9b² प्लस ऑफ 16। ठीक है, तो जैसे तो इसके बाद आपके पास कितना हुआ, ये 9 हुआ, ये 9b² प्लस 25 प्लस ऑफ 16। अब मुझे बचा है इसका 2ab और इसके बाजू वाले का भी 2ab, ये सभी स्क्वायर रूट में है, तो मेरे पास कितना हुआ 2, a की जगह पे कितना आपके पास 4b/5 इंटू 3, और उसके बाजू वाले का कितना हुआ आपके पास 2 इंटू 3b/5 इंटू 4। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखिए कितना हुआ 10 इज इक्वल टू, देखिए 16b²/25 9b²/25, ये दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 25/25b² और 16 प्लस ऑफ 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ये सभी का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 5, 4 2 8, 8 3 जा 24, और ये मेरे पास कितना हुआ 24b प्लस ऑफ कितना हुआ 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 24 कितना हो जाएगा
48b अपॉन कितना हो गया, 5 हो गया। कंफर्म है, ये चीज आपके पास आएगा। ठीक है, अगर इस वाले फॉर्मेट में तक आप आ चुके हैं, ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्क्वायर को दूसरे साइड लेके चलते हैं। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट बताना स्टार्ट करता हूं। बस देखिए यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। अगले ऑफ स्टेप में मैं अगर दूसरे साइड ले जाता हूं, मैं पहले लिख देता हूं आपको जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ था उसी फॉर्मेट में लिख देता हूं। 25 बी स्क्वायर अपॉन 25, यही था ना, कहीं कुछ कैलकुलेशन लिखना नहीं, ठीक है। अगला ऑफ मेरे पास कितना हुआ, प्लस 25 प्लस ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 के बाद अगले स्टेप ऑफ में आपके पास कितना हो जाएगा, लिखे हुए थे ना 48 बी अपॉन 5। अब देखिए ये स्क्वायर रूट को दूसरे साइड लेके जाइए आप सेकेंड साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 25 25 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 48 अपॉन 5 बी। 100 को सेकेंड ऑफ साइड लेके आइए, ये आपके पास दिखेगा बी स्क्वायर 25 प्लस 48 अपॉन 5 बी। अब ये 25 है और ये 100 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -100 प्लस 25 75 इज इक्वल टू 0। कंफर्म है, ये चीज आपके पास आएगा। ठीक, अब उसके बाद ऑफ फॉर्मेट में हमारे पास ये कैसा है, मेरे पास क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे कुछ इस तरह से ऑफ आंसर दिखेगा। अगर मैं सिंपल सी ऑफ फॉर्मेट में, मैं इसे नहीं ब्रेक करने के मूड में हूं कि मुझे ऐसे कोई फॉर्मेट में ब्रेक किया जाए, या नहीं तो आपको मन कर रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं 5b² वाले फॉर्मेट में से। ठीक है, तो मैं उस वाले फॉर्मेट के लिए अभी नहीं रेडी हूँ। तो अगर आप ये वाले में से, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ फाइनली लेंदी ही होता चला जाएगा, तो मैं अगर इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से, या फिर आपको इसके b की वैल्यू चाहिए, तो इस मेरे पास कैसा, ये माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a में आप वैल्यू पुट करिए तो आपको दिखेगा। मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, हटाइए। b की वैल्यू ऑफ कितना है, माइनस 48/5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू 48/5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी है 1, और c की वैल्यू है आपके पास -75। तो माइनस और माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक, और डिनोमिनेटर में 2a, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 बस होगा। नेक्स्ट ऑफ स्टेप में b की वैल्यू हुई -48/5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 अपॉन कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स ऑफ 25 हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 इंटू 75 इंटू 25। डिनोमिनेटर मेरे पास कितना आ जाएगा 25, और डिनोमिनेटर के ये होल ऑफ डिनोमिनेटर में 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -48/5 प्लस माइनस ऑफ मेरे पास ये कितना हुआ 48 में से ये 4 को कॉमन ऑफ पे आप ले लीजिए, 8/12 प्लस 75 इंटू 25 अपॉन 25/2। मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन कर क्यों रहा हूँ, डायरेक्ट ऑफ कैलकुलेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, कैलकुलेटर का। मैं खुद ही कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर से डायरेक्टली ऑफ कैलकुलेशन करता हूँ। कितना है 48 इंटू 48, आपके पास ये कितना हो जाएगा, मैं लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको स्टेप ऑफ समझ में आए। 48/5 प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको डायरेक्टली ऑफ लिख रहा हूँ, कि आपके पास कितना हुआ
3 यानी तो डायरेक्टली आप लिखिए 2304 प्लस हो, ये मेरे पास 7500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना कर दीजिए 25। आपको डायरेक्टली बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ये कितना हो गया आपके पास 7500 डिवाइडेड बाय 25 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास 392 समथिंग आसपास का। तो ये लगभग लगभग जो आंसर आएगा आप इसको घर में आराम से कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो जो b की वैल्यू आपके पास आएगी वो मेरे पास कैसा होगा, 5 -5 के या 5 के आसपास कुछ आ रहा होगा। तो मुझे मैग्नीट्यूड निगेटिव वाला नहीं सेलेक्ट करना है, जो भी वैल्यू आएगी, दो रूट्स आएगी, एक पॉजिटिव की आएगी एक निगेटिव की आएगी, तो जो रूट पॉजिटिव आएगा सिर्फ उसे सेलेक्ट करना है। तो b की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ आपके पास किसके आसपास आएगी, 5 के आसपास आएगी। तो आपके पास अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि उस वाले में से ए का मैग्नीट्यूड गिवन है और मुझे अब किसकी डायरेक्शन चाहिए, ए की डायरेक्शन गिवन है और मेरे पास किसकी वैल्यू थी, बी की वैल्यू, सॉरी बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था और ए की डायरेक्शन। तो बी का मैग्नीट्यूड आपके पास मिल गया। अब डायरेक्शन के लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस माइनस, आपको याद हो कि ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप में से आपको फाइंड हो जाएगा। तो ए एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी क्वेश्चन में आपके सॉल्व करने के बाद आई थी, देखो पीछे कर देता हूं मैं। ए एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी, ये 4b प्लस, अब 4b अपॉन 5 प्लस 3, 4b अपॉन 5 4b अपॉन 5 प्लस 3। तो आपके पास b की वैल्यू ऑफ 5 आ गई, तो मतलब 4 प्लस ऑफ 3, ax की वैल्यू जो है वो कितना है 7 है, और वो भी कैसा रहेगा माइनस में है, तो माइनस में उस पर कौन सा फर्क पड़ना है, जिस भी ऑफ डायरेक्शन पे है। ए वाई की ऑफ वैल्यू अपने पास कितना है, हम माइनस में बाद में ले लेंगे, ठीक है। ए वाई की वैल्यू 3b अपॉन 5 प्लस 4, ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 3b अपॉन 5 प्लस 4, यही थी या नहीं थी, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 3b अपॉन 5 प्लस 4, ठीक है, ये फॉर्मेट था। तो आपके पास ये कितना हुआ, अगर मैं इसमें b की वैल्यू 5 पुट किया, 5 5 कैंसिल, ये भी मेरे पास 7 आया, ठीक है। अब एक्चुअल में टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां से देखूं माइनस ऑफ सिंबल दोनों है, तो माइनस ऑफ ए वाई अपॉन माइनस ऑफ ए एक्स, तो ये हुआ माइनस का 7, माइनस माइनस तो हालांकि कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 7 बाई ऑफ 7 कैंसिल आउट होने के बाद 1 हुआ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास 1 आया। तो यहां से ये समझ में आया टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना इक्वल हो 45 डिग्री के इक्वल। ये 45 डिग्री नहीं होगा, एक्चुअल में आप कोऑर्डिनेट ऑर्डर जब देखोगे, आप देखो कि x की वैल्यू निगेटिव थी और y की भी वैल्यू निगेटिव, तो x और y दोनों की वैल्यू ऑफ आपके पास कैसे आप लिए थे, निगेटिव ऑफ लिए थे। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा, या फिर जब 10 की वैल्यू में दोनों के कोऑर्डिनेट ऑर्डर निगेटिव है, बट मेरे पास वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, तो दोनों कोऑर्डिनेट ऑर्डर आपके पास निगेटिव कब होते हैं, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में होते हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस या 270 माइनस, तो आपके पास जो एंगल आएगा, ए का जो एंगल आएगा वो 180 प्लस 45 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये आपके पास हुआ 5, और नेक्स्ट ऑफ कितना हो गया 8 और 4 12, और 1 और 1 2, 225 डिग्री आपके पास एक्चुअल ऑफ आंसर आया है। मतलब मेरे पास माइनस ऑफ ए वेक्टर, जो मतलब आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड 10 गिवन है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो 225 डिग्री होगी। आ रही बात समझ में, एक्स एक्सिस से, किससे, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ, 225 डिग्री होगी, ठीक। तो हम लोग यहाँ तक देखें, अब आगे भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।